आज हमारा आर्टिकल्स का लेक्चर नंबर 4 है। अब तक हमने आर्टिकल पे 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि जो द आर्टिकल है उनका हम यूज किस टाइप के नाउन के साथ कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जो द आर्टिकल है उनका यूज हम सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं, काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ कर सकते हैं। मतलब कोई भी नाउन हो, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, किसी के भी साथ कर सकते हैं। तो फिर सवाल आया, क्या सर मेरा जब मन किया तब यूज कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं? नहीं नहीं, कंडीशन है, कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप जिस भी नाउन के साथ यूज कर रहे हो वो डिफाइन होना चाहिए। सर ये डिफाइन क्या होता है? डिफाइन मतलब हमने समझा। मैंने ये कहा था कि डिफाइन या डिफाइन करने का मतलब डेफिनिट आइडेंटिटी का होना चाहिए। सर डेफिनिट आइडेंटिटी से क्या मतलब है कि जिस नाउन की भी हम बात कर रहे हैं उस नाउन के बारे में जो मेरा रीडर है या फिर जो मेरा लिसनर है उसको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ही उस नाउन के बारे में पता हो गया तो क्या हो गया? डिफाइन हो गया। और मैंने ये कहा था डिफाइन करने का 3 मेजर मेथड। जैसे अगर कोई नाउन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो तो बाय डिफॉल्ट वो इनडेफिनिट आइडेंटिटी का होता है डिफाइन। अगर हम उसी नाउन को अपने सेंटेंस में या फिर पैराग्राफ में दोबारा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो डिफाइन हो जाता है, जो हमने फर्स्ट क्लास में ही देखा था। उसके बाद हमने ये कहा था कि अगर जिस नाउन के बारे में बात हम कर रहे हैं, अगर उस नाउन का से बाय डिफॉल्ट सिचुएशन से ही पता चल रहा हो कि मैं किस नाउन के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे आई कांट रीच द फैन, इस एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो वहाँ सिचुएशन से ही पता चल रहा है कि मैं जिस फैन की बात कर रहा हूँ वो वही फैन है मैं जिसको पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आई कांट ओपन द बोतल, तो मैं किसी सब बोतल की बात नहीं कर रहा हूँ। वो कोई पार्टिकुलर बोतल होगा जिसको मैं अटेम्प्ट कर रहा होगा खोलने का, बट मैं वो खोल नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा आई कांट ओपन द बोतल, मैं पार्टिकुलर बोतल की बात कर रहा हूँ। ठीक। दूसरा मैंने कहा था तीसरा कि अगर हम उस नाउन के साथ कोई डिफाइनिंग क्लाउज लिख दें, चाहे डिफाइनिंग फ्रेज लिख दें, तो वो नाउन डिफाइन हो जाता है। उसके साथ हम द आर्टिकल लिखते हैं। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते समय कुछ और यूजेज हम देखते हैं कि द और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ओ यहाँ द यूज करना है, यहाँ द यूज नहीं करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फिर से लिखते हैं कुछ बातें। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ द। क्या है? यूज ऑफ द। तो डिफिनेशन क्या था हमारा? मैंने ये कहा था कि आर्टिकल द कैन बी यूज किया जा सकता है विथ एनी काइंड ऑफ नाउन, किसी भी टाइप के नाउन के साथ यूज किया जा सकता है। आइदर इट इज सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। मतलब इससे है कि वो डिफाइन होना चाहिए। तो मतलब किससे है कि बट that noun should be defined। वो नाउन क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। ठीक।
ये मैंने देख लिया। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं। एग्जाम्पल, I have told him, द होगा या अ होगा, ट्रूथ। I have told him द ट्रूथ या हिम या अ ट्रूथ, क्या होगा हमें बताना है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा मैं क्या लिखूं, I have told him द ट्रूथ या I have told him अ ट्रूथ। तो यहाँ अ आर्टिकल लिखें या द आर्टिकल लिखें, हमको ये डिसाइड करना है। तो इसको लिख लिए होंगे, पॉज करके लिख लीजिएगा। इसको हम मिटा रहे हैं। 1 2 3। मैंने कहा कि यहाँ हम कौन सा आर्टिकल लिखेंगे, हमें ये डिसाइड करना है। क्या आप डिसाइड कर पा रहे हो? तो चलिए कुछ सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए कि मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ। अब अगर मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ और मैं आंध्र प्रदेश ही बोलूँ, मेरे से किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव एट, आई सेड आई लिव एट आंध्र प्रदेश। तो अगर मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ और मैं आंध्र प्रदेश ही बोल रहा हूँ, वही सही है। अगर मैं आंध्र प्रदेश के अलावा और कुछ भी बोल दूँ, चाहे हैदराबाद बोल दूँ, तेलंगाना बोल दूँ, मणिपुर बोल दूँ, मिजोरम बोल दूँ, अगर आंध्र प्रदेश के अलावा अगर किसी और जगह का नाम बोल रहा हूँ, वो सब क्या है, एक झूठ है। तो मतलब ये पता चलता है कि सच एक ही होता है। एक मिनट, हाँ, क्या पता चलता है, सच एक ही है। और अगर आप उसके सिवा कुछ भी बोलते हो तो बाकी सब झूठ कंसीडर किया जाएगा। तो जो ट्रुथ है वो ऑलवेज डिफाइन होता है, क्योंकि एक पार्टिकुलर ही होता है, कोई पार्टिकुलर चीज है, एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट है, वही ट्रुथ है। ट्रुथ 1000 नहीं होते, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अगर मेरे से किसी ने पूछा कि वेयर डू लिव है, तो मैं सिर्फ आंध्र प्रदेश ही बोलूं तो वही सही होगा। अगर इसके सिवा मैंने कुछ भी बोला तो वो झूठ होगा। मतलब क्या पता चला, ये जो ट्रुथ स्टेटमेंट होता है वो पार्टिकुलर होता है, वो डेफिनिट होता है, वो डिफाइन होता है। और जो लाई होता है, झूठ, अगर मैंने बोला आई लिव एट, मान लो मैं आंध्रा में रहता हूँ, मैंने कहा आई लिव एट हैदराबाद, आई लिव एट तमिलनाडु, आई लिव एट केरला, आई लिव इन उत्तर प्रदेश, आई लिव इन असम, तो मैंने किसी भी स्टेट का अगर नाम बोल दिया तो वो गलत है। झूठ अनंत हो सकते हैं, अनडिफाइंड है, वो कुछ भी हो सकता है, बट सच एक ही है, आंध्रा। तो जब भी हम लिखेंगे टोल्ड द ट्रुथ के साथ हमेशा द आर्टिकल लिखेंगे। और जब भी हम लिखेंगे टोल्ड लाई के साथ हमेशा हम आर्टिकल लिखेंगे, क्योंकि लाई इनडेफिनिट होता है, पार्टिकुलर नहीं होता, 1000 लाई हो सकते हैं। बट जब भी हम ट्रूथ लिखेंगे तो उसके साथ द आर्टिकल लिखेंगे। तो मैंने ये समझ लिया और यहाँ से हम ये मिटा देंगे, ये खत्म हो गया और यहाँ क्या आ जाएगा, द। तो हमने क्या समझा कि डिफाइंड होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल नहीं लिखा, विच इज इन द ब्लैंक्स डैश लैंग्वेज, इसको मिटा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश।
विच इज डैश लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। और मैंने यहाँ कुछ ऑप्शन दिए, इजियर, इजी, द इजियर, और सॉरी सी डी, द easiest। the easiest। ठीक, चार ऑप्शन दिया, इजियर, इजी, द इजियर, द इजिएस्ट। तो इनमें से कौन सा सही है, हमें इस पर ध्यान देना है। विच इज डैश लैंग्वेज, क्या लिखे, विच इजियर लैंग्वेज, विच इज इजियर लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, ये होगा, या फिर ये होगा विच इजी लैंग्वेज, विच इज द इजियर लैंग्वेज, विच इज द इजिएस्ट लैंग्वेज। तो जब मैं एडजेक्टिव पढ़ा रहा था, मैंने ये कहा था कि जो पॉजिटिव डिग्री होता है उनका हम तब यूज करते हैं जब हमको कुछ डिक्लेयर करना हो, यानी कि कोई फैक्ट बताना। जैसे मैंने कहा ही इज टॉल, टॉल क्या है, पॉजिटिव डिग्री, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वह लंबा है, या मैं कुछ डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कि वह लंबा है, या फिर कोई फैक्ट बता रहा हूँ कि वह लंबा है। हम बोला ही इज ओल्ड, चाहे सी इज ओल्ड, मैं यहाँ कोई फैक्ट बता रहा हूँ कि वह बूढ़ी है, यहाँ मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ, अगर मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, तो वहां मैं पॉजिटिव डिग्री लिखता हूँ। बट अगर मैं कंपेरिजन करूँ, या तो मैं कंपैरेटिव डिग्री लिखूंगा या तो सुपरलेटिव डिग्री लिखूंगा। ये जो हमारा बी ऑप्शन है वो तो नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई फैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा लैंग्वेज इजी है, मैं ऑप्शन चूज कर रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में कौन सा आसान है, मैं यहाँ फैक्ट नहीं बता रहा हूँ। दूसरा मैंने क्या कहा कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उनका यूज हम तब करते हैं जब हमको वन वर्सेस ऑल, मतलब एक से एक को कंपेयर करना हो बहुत से में से, एक को कंपेयर करना हो बहुत से में से। बट कंपैरिजन या फिर सिलेक्शन में जब दो के बीच में हो तो वहां हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। अगर दो के बीच में हो तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है। तो ये जो मैंने सुपरलेटिव डिग्री लिखा द इजिएस्ट, वो नहीं होगा। अब क्या बच गया, अब बच गया हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री है और ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। सॉरी, तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। इसमें द आर्टिकल लिखा है और इसमें द आर्टिकल नहीं लिखा है। तो हमें ये समझना है कि यहाँ कौन सा शब्द लिखा जाए, इजियर लिखे या फिर द इजियर लिखे। तो यहाँ जो एडजेक्टिव यूज होगा वो एट्रीब्यूटिवली यूज होगा। एट्रीब्यूटिव यूज से क्या मतलब है हमारा, जैसे मैंने कहा he is a good boy। दूसरा मैंने लिखा he is good। तो एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव से हमारा ये मतलब है कि जो भी एडजेक्टिव मैं यूज कर रहा हूँ और जिस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर रहा हूँ वो नाउन उसके साथ लिखा हुआ, ये एक नाउन है और इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने ये गुड एडजेक्टिव इसके साथ लिखा है, एट्रीब्यूटिव यूज है। और अगर कोई सिमिलर काउंटेबल नाउन लिखा गया है तो वो बिना आर्टिकल के नहीं आता है। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने आर्टिकल लिखा। ये हो गया एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, मतलब जिस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया या फिर जिसको भी डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया है उसके साथ लिखा गया है। ही इज गुड, ये हो गया प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, मतलब यहाँ हमने
एडजेक्टिव को एज अ कम्प्लीमेंट लिखा है कि जो सब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। कम्प्लीमेंट से हमारा क्या मतलब है कि वह उसका पूरक है। गुड कौन है? ही है। ही क्या है? गुड, मतलब एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, तो यहाँ एज ए कम्प्लीमेंट यूज हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिक्टिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ये हमने समझ लिया कि यहाँ भी ये जो लैंग्वेज नाउन है उसके साथ हम एडजेक्टिव यूज करने वाले हैं। ठीक, यहाँ तो बिना आर्टिकल के तो आ नहीं सकता, क्योंकि लैंग्वेज क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ हम लोग यूज करने वाले हैं द इजियर। क्या यूज करने वाले हैं? द इजियर। द इजियर। ठीक, तो द इजियर हमने यूज किया, ये बात तो मैंने समझा, बट एक और एग्जांपल से कुछ और क्लियरिफिकेशन करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि हिंदी इज डैश ऑफ these two लैंग्वेज। हिंदी इज, तो इसके लिए भी वही चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर सेम है, हमको क्या फील करना ये बताना है। तो ये जो हमें लिखा ऑफ दीज टू लैंग्वेज, इसका क्या मतलब है कि ये जो दो लैंग्वेज है इसमें हिंदी भी शामिल है। मतलब ऑफ जो प्रीपोजिशन होता है हम उसको क्यों यूज करते हैं? पार्ट और उसके टोटल को आपस में रिलेट करने के लिए। तो ऑफ के बाद जो नाउन लिखा होता है वो टोटल होता है, और इससे पहले जो नाउन लिखा होता है वो क्या होता है? उसका पार्ट होता है। मतलब ऑफ दीज टू, मतलब यहाँ जो हमारे पास दो लैंग्वेज है, उस दो लैंग्वेज में एक हिंदी है और दूसरा कोई और लैंग्वेज है। मतलब हम हिंदी और किसी और लैंग्वेज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि दो लैंग्वेज है उसको हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ये बात तो क्लियर है कि हमको यहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। अब फिर से वही सवाल है कि इजियर लिखा जाए कि द इजियर लिखा जाए। अब यहाँ तो ऐसा कोई है भी नहीं कि एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है, कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आता है, तो क्या लिखे? अब कोई कहेगा सर यहाँ तो हम इजियर लिख सकते हैं, जो कि आपने कहा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आता, तो यहाँ तो कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट हम इजियर लिख देंगे। तो हिंदी इज इजियर ऑफ दिस टू। तो कुछ बातें अब ध्यान रखना है। तो हम कंसेप्ट लिखते हैं। कंसेप्ट क्या है? सेम ऑप्शन है, अभी तो हम समझा रहे हैं कि अगर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं कि अगर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं सिलेक्शन करने के लिए या फिर चूज करने के लिए, हमारे पास कुछ ऑप्शन है और उस ऑप्शन में से हम चूज कर रहे हैं, मतलब सिलेक्शन करने के लिए यूज। जैसे मेरे पास यहाँ दो लैंग्वेज है और इस दो लैंग्वेज में से मैं किसी एक को चूज कर रहा हूँ कि कौन सा आसान होगा या कौन सा उससे कम आसान होगा। ऐसा करके मैं चूज करूँ, तो कोई सिलेक्शन को रेफर कर रहे हैं या फिर कोई चॉइस को रेफर कर रहे हैं। तो अगर हम कंपैरेटिव डिग्री के द्वारा किसी सिलेक्शन या चॉइस को रेफर करेंगे तो वहां हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल लिखेंगे, चाहे वो एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ हो, चाहे वो डायरेक्टिवली यूज हुआ हो, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। ठीक, मैंने क्या कहा? मैंने कहा इफ comparative degree is used for selection or choice, then use the article the with it। तो अगर किसी सिलेक्शन या चॉइस करने के लिए यूज कर रहे हैं तो इसके साथ हम द आर्टिकल लिखेंगे। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं कि हिंदी इज द इजियर लैंग्वेज। हम
हिंदी क्या है, द है। इस दो में से हिंदी क्या है, ऑफ दिस टू। इस दो में से हिंदी लैंग्वेज आसान है और इस दो में हिंदी भी शामिल है। सॉरी। ठीक, तो ये हमने समझ लिया कि अगर हम जो कंपेरेटिव डिग्री है उसका हम सिलेक्शन करने के लिए या चॉइस को रेफर करने के लिए यूज करें कि इसमें से कौन सा आसान है, 2 मिनट में से कौन लेंगे, ऐसा कुछ करके, तो अगर हम कंपेरेटिव डिग्री वहाँ यूज कर रहे हैं तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक, तो फिर से एक सवाल आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो मैंने कंपेरेटिव डिग्री यूज किया है वो सिलेक्शन करने के लिए यूज किया है या फिर सिंपली कंपेयर करने के लिए यूज किया है। मैंने क्या कहा, तो कंपेरेटिव डिग्री तो कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे ही इज टॉलर देन रोहन, इज टॉलर देन सोहन, तो यहाँ तो कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ कोई द आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। जैसे दिस स्वीट इज स्वीटर देन दैट स्वीट, तो मैंने यहाँ कोई कंपेयर नहीं किया, मैंने जस्ट ये कहा कि वह स्वीट उस स्वीट से ज्यादा मीठा है। यहाँ तो यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं है हमारा, यहाँ को मैं किसी को चूज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो लेकिन जब कंपेयर हो रहा होता है कंपेरेटिव डिग्री के साथ, तो वहाँ हम कोई द आर्टिकल नहीं लिखते हैं, बट हम उसी कंपेरेटिव डिग्री को किसी को चूज करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, तो हम द आर्टिकल लिखते हैं। तो सवाल ये आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने जो कंपेरेटिव डिग्री लिखा है वो सिलेक्शन के लिए है कि चॉइस कर कि कंपेयर करने के लिए है। तो अगर हम कंपेरेटिव डिग्री को विच रिलेटिव प्रोनाउन या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है जब दो वाक्य को रिलेट करें, यानी कि एज रिलेटिव कंजंक्शन यूज हो, और वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है जब वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाए। तो जब हम विच प्रोनाउन का के साथ यूज करें या फिर ऑफ प्रीपोजिशन के साथ कंपेरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ कंपेरेटिव डिग्री जो है वो सिलेक्शन या चॉइस करने के लिए यूज हो रहा होता है। इन जनरल हमें कॉन्टेक्स्ट देख के समझना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कंपेरेटिव डिग्री विच के साथ यूज हुआ है या फिर ऑफ के साथ यूज हुआ है, तो वहाँ कंपेरेटिव डिग्री सिलेक्शन या चॉइस करने के लिए ही यूज हुआ होगा, ना कि कंपेयर करने के लिए। ठीक, तो इसको भी लिखते हैं। इफ comparative degree is used with किसके साथ, which और of, then most of the time it is used, नीचे मिटा रहे हैं, for selection or choice, then use the article with it। तो उस केस में हमको कंपेरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल यूज करना है। ठीक, ये मैंने देख लिया। तो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मैंने लिखा कि सरल, क्या लिखा, सरल इज द ओल्डर देन रोहन,
दूसरा हमने लिखा सरल इज ओल्डर ऑफ दीज टू बॉयज। तो यहाँ आपको ये चूज करना है कि यहाँ मैंने जो सेंटेंस लिखा है वहाँ कौन सा आर्टिकल लिखा जाएगा, या फिर ये जो सेंटेंस है अगर ये गलत है तो आपको इसे सही करना है। ठीक, तो नीचे बोला मिटा रहा हूँ। ठीक, 1 2 3 जीना इसके सिवा। सरल इज द ओल्डर देन सोहन। सरल इज ओल्डर ऑफ दिस टू। अभी मैंने कहा था कि अगर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं कुछ डिक्लेयर करने के लिए, कुछ फैक्ट बताने के लिए, तो वहां हम कुछ कंपेयर करने के, तो वहां हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लिखते। तो यहाँ मैंने क्यों यूज किया सरल इज ओल्डर देन सोहन। तो हम ये बता रहे हैं जो सरल है वो सोहन से ओल्डर है। तो यहाँ मैंने जो द आर्टिकल लिखा है ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ हमने लिखा है सरल इज ओल्डर ऑफ दिस टू। यहाँ मैंने क्या लिखा, ये जो दो है जिसमें सरल भी शामिल है, ऑफ दिस टू में सरल खुद भी और एक और कोई लड़का हो, उस लड़का में से, उस दो लड़का में से जिसमें एक सरल भी है। सरल क्या है, ज्यादा उम्र का है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सिलेक्शन या चॉइस है तो द। ठीक, ये मैंने समझ लिया। और क्या ध्यान रखना है कि अगर जो कंपैरेटिव डिग्री है उसको हम देन के साथ यूज किए हैं और जो हमारा एडजेक्टिव है वो एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं हुआ है, तो वहां हम द आर्टिकल नहीं लिखते। यहाँ एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है, मतलब जो ओल्डर है, ओल्डर किसी नाउन के साथ लिखा गया है, नहीं लिखा है, मतलब ये एट्रीब्यूटिव यूज नहीं हुआ है। तो अगर हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज कर रहे हैं, ठीक है, देन के साथ, ये क्या है देन के साथ, और वहां मैंने जो एडजेक्टिव है, ये क्या है, जितना भी सब क्या है एडजेक्टिव है, ओल्ड क्या है एडजेक्टिव, उसको मैंने एट्रीब्यूटिवली यूज किया है, नहीं किया है, उसके साथ हम द आर्टिकल नहीं लिखेंगे। क्या कहा मैंने कि इफ कंपैरेटिव डिग्री is used with then, किसके साथ यूज हुआ है then, and adjective is used attributively really, then don't use the article with it। तो इसके साथ हमें द आर्टिकल नहीं लिखना है। ठीक, adjective is not used attributively, then don't use the article with it, जैसे हमें यहाँ नहीं लिखा। ये एग्जाम्पल हमने समझ लिया। अब कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। ये कंसेप्ट हमको धीरे धीरे बिल्ड करते चलना है। अगर आपको कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो बताना है कि सर यहाँ नहीं समझे, तो हम आपको उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम्पल तो हो गया है, इसको मिटाते हैं। मैंने लिखा द, लिखें द हाई वी go, the high we go
कूलर इट गेट्स। दूसरा मैंने लिखा द मोर he earn more he spends। यहाँ मैंने जो सेंटेंस लिखा है उसमें आप देख रहे होंगे कि द हाई वी गो सो कूल इट गेट। मतलब अगर एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, तो प्रोपोर्शनल, जिसे हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। मैं तुम पढ़े होंगे आप, द मोर ही अर्न मोर ही स्पेंड। एक यहाँ क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक ऊपर गया, एक नीचे गया, एक क्या हो रहा है, ये भी ऊपर गया और ये भी ऊपर गया। तो यहाँ हम जो शो करना चाह रहे हैं, आप देखोगे कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वेदर ठंडा होने लगता है। जैसे तो ये क्या है, एक इन्वर्स रिलेशन है कि एक चीज बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक चीज बढ़ रहा है। जैसे आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ सकते हो कि जैसे प्राइस बढ़ता है, जैसे भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है उसका डिमांड घटने लगता है। जैसे मान लो चाय है और कॉफ़ी है, अब चाय मान लो महंगा हो गया, जैसे ही चाय महंगा होता है तो चाय का डिमांड कम जाता है। मान लो कॉफ़ी सस्ता है तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाता है। तो डिमांड सप्लाई का भी गेम है। तो जो डिमांड है और जो प्राइस वो इन्वर्सली रिलेटेड है कि जैसे ही डिमांड इंक्रीज करेगा, सॉरी जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेगा डिमांड डिक्रीज कर जाएगा। और मैथ में ही पढ़ सकते हो, जैसे कि मैंने कहा वर्क बराबर इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो मान लो वर्क हमारा फिक्स है, वर्क हमारा 100 यूनिट है मान लो, तो अब जैसे ही इफिशिएंसी किसी का बढ़ता है टाइम क्या हो जाता है, कम जाता है। और इफिशिएंसी बढ़ा टाइम कमा, टाइम बढ़ा तो इफिशिएंसी घटेगा। जैसे अगर कोई मान लो इकोनॉमिक्स का छात्र है, कोई इकोनॉमिक्स का छात्र है, हमें क्या पता है जो डिमांड है, डिमांड मतलब जो मार्केट में हम लोग डिमांड क्रिएट करते हैं कि हमको चॉकलेट चाहिए, हमको चाय पत्ती चाहिए। जैसे अभी डिमांड किसका चल रहा है, सिलेंडर का डिमांड चल रहा है, गैस सिलेंडर का डिमांड चल रहा है, तो उसका प्राइस क्या हो चुका है, प्राइस हाई, प्राइस हाई। तो जो डिमांड है वो प्राइस के क्या है, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1/p। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, डिमांड घटेगा। तो मान लो ऐसा है सम कांस्टेंट के अपॉन p। अब प्राइस क्या है, मान लो 5 अभी 900 था तो डिमांड मान लो 100 यूनिट था। जैसे ही 900 से ज़्यादा हुआ, 5000 हो गया, डिमांड घटने लगा। चूंकि लोग उतना कमाता ही नहीं है, जो ज़्यादा कमाता हो तो डिमांड फिक्स है, बट जो कमा ही नहीं पाता 5000 दे ही नहीं पाएगा तो डिमांड घट जाएगा। तो लोग कहाँ शिफ्ट होंगे, जलावन पे उठ। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये हमसे कोई मतलब नहीं। तो मतलब डिमांड बढ़ता है तो इन्वर्सली रिलेटेड हो गया या डायरेक्ट रिलेटेड हो गया। जैसे सिंपल इंटरेस्ट पावर क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम। तो मान लो ऐसा ही क्या है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अगर मैंने प्रिंसिपल बढ़ा दिया तो भी साधारण ब्याज बढ़ जाएगा, या फिर मैंने उसी प्रिंसिपल को 2 साल के बदले 3 साल के लिए रख दिया तो भी क्या हो जाएगा, ऐसा ही बढ़ जाएगा। तो ये होगा डायरेक्टली रिलेशन। तो अगर हम इस प्रकार से डायरेक्ट रिलेशन या इन्वर्स रिलेशन को शो कर रहे हैं कि मतलब एक चीज बढ़े तो दूसरा डिक्रीज कर जाए, या फिर एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, तो उस केस में इस रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज को शो करने के लिए वहां जो हम यूज करते हैं वो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। मैंने क्या कहा, अगर कोई चीज किसी पॉइंट पे था, कोई चीज किसी पॉइंट पे था, मान लो पहले यहाँ था और क्या करें, द हाइयर वी गो, अब मैंने यहाँ हूँ और मैं यहाँ गया, द हाइयर मतलब जिस लेवल पे पहले था उससे ऊपर गया तो इंक्रीज इन डिग्री हुआ, इंक्रीज इन डिग्री हुआ। तो इंक्रीज इन डिग्री को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं,
कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, बट मैंने क्या यूज किया है, पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ क्या होगा, हाइयर कंपैरेटिव डिग्री लिख दिया। तो इंक्रीज इन डिग्री, किसी भी चीज की डिग्री में इंक्रीज हुआ या फिर उसके डिग्री में डिक्रीज हुआ, जिस लेवल पर था, मान लो पहले 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, जैसे ही मैं ऊपर गया 10 से मान लो 5 हो गया, तो डिग्री में क्या हो गया, डिक्रीज होगा। मान लो पहले मैं 100 मीटर पे था, 1000 मीटर ऊपर था, अब मैं 1500 मीटर ऊपर चला गया। तो जैसे मैं ऊपर गया तो क्या इस हाइट से क्या इंक्रीजिंग डिग्री, वो हाइट की डिग्री में इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीजिंग डिग्री के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज किया जाता है। और इस प्रकार से जब हम इंक्रीज या डिक्रीज को शो कर रहे हैं जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो उस केस में हम जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ द आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ क्या आर्टिकल यूज होगा, द आर्टिकल। इस प्रकार से इंक्रीज या डिक्रीज को शो करते हैं जो डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो वहां हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। ये हमने समझ लिया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा whenever we use comparative degree to show this type of increase or decrease which are proportional then use the article with it। तो जब हम इस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज को शो करने के लिए जो प्रोपोर्शनल हो, तो हम क्या यूज करते हैं, देन वी देन which are proportional then use the article, then use आर्टिकल द विथ इट। ठीक, यहाँ तक हमने समझ लिया कि जो ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज को शो करना हो जो प्रोपोर्शनल हो, तो उस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। साथ ही साथ उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा ही, यहाँ मैंने 2 सेंटेंस लिखा है। मैंने लिखा है ही इज सेम पर्सन दैट आई हैड सीन देयर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यह वही आदमी है, यह कोई और आदमी नहीं है, यह वही आदमी है जिसको मैंने वहां देखा था। इसका मतलब हुआ मैं जिस आदमी की भी बात कर रहा हूँ वो पहले से नोन है, तभी तो मैं यह कह पा रहा हूँ कि यह वही आदमी है। अब किसी अनजान आदमी के देख के तो आप नहीं बोल पाओगे कि वही आदमी है। अगर आप मान लो फर्स्ट टाइम देखे हो तो नहीं बोल पाए। इसका मतलब है कि आप जिस भी आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं उसके साथ लिख रहा हूँ सेम पर्सन, मतलब वो डिफाइन हो चुका है कि जिस नाउन की भी मैं बात कर रहा हूँ वो डिफाइन हो चुका है, तभी मैं उसके साथ जो सेम एडजेक्टिव है वो लिख पा रहा हूँ। ठीक है। और दूसरा इसके साथ एक और भी बात है, मैंने इस पर्सन जो कि एक नाउन है, इसके बाद मैंने एक डिफाइनिंग क्लॉज लिख दिया जो कि ये दैट आई हैड सीन देयर, कि वही आदमी जिसको मैंने वहां देखा था। तो कुल मिला के ये जो पर्सन लिखा है वो एक डिफाइंड नाउन हो गया, मतलब डेफिनिट आइडेंटिटी का हो गया। अब चूंकि ये डेफिनिट आइडेंटिटी का हो गया, तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई नाउन डेफिनिट आइडेंटिटी का है
तो उसके साथ हमको क्या लिखना पड़ेगा, द आर्टिकल। हम क्या लिख देंगे, ही इज द सेम पर्सन। ठीक, अब हमें देखा है कि वी आर ड्राइविंग ऑन अ रॉन्ग साइड। मान लो कि मैं कहीं जा रहा हूं, तो जो सड़क होता है उसमें दो ही साइड होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो जो हमारा देश है उसमें किस साइड में हम ड्राइविंग करते हैं, लेफ्ट साइड में। और जो अमेरिका है वहाँ राइट साइड में ड्राइविंग होती है। मतलब कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं, चाहे आप राइट साइड में ड्राइविंग कर रहे हो या फिर लेफ्ट साइड में ड्राइविंग कर रहे हो, लेकिन साइड दो ही होता है। तो अगर किसी पर्सन को ये मालूम है कि मैं जिस साइड में भी ड्राइव कर रहा हूँ वो साइड रॉन्ग है, इसका मतलब है कि उसको ये पता है कि मैं किस साइड में ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक, अब जब उसको पता है कि जिस साइड में मैं ड्राइव कर रहा हूँ वो साइड रॉन्ग है, मतलब जो साइड सही है वो भी उसको पता होगा। मतलब कुल मिला के साइड जो भी हो वो डिफाइन हो चुका, क्योंकि उसको पता है कि मैं जहाँ ड्राइव कर रहा हूँ वो रॉन्ग साइड है। कारण वी आर ड्राइविंग ऑन ए रॉन्ग साइड। मतलब दो पर्सन होगा, गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा, तो किसी ने बोला, मान लो कोई ड्राइवर है वो ड्राइव कर रहा है, जो उसके बगल में जो बैठा है वो बोल रहा है कि वी आर ड्राइविंग इन रॉन्ग साइड। अगर ये बात बोल पा रहा है कि मैं रॉन्ग साइड में ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि हमको पता है कि जिस साइड की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हमको पता है, और जो उसको भी हम बोल रहे हैं उसको भी पता है, तभी तो हम ये बोल पा रहे हैं जो साइड है वो रॉन्ग है। मतलब कुल मिला के वो साइड क्या हो गया, डिफाइन हो गया। साइड क्या हो गया, डिफाइन हो गया। तो यहाँ हम कौन सा आर्टिकल लिखेंगे, द आर्टिकल लिखेंगे। ठीक, ये हमने समझ लिया। अब चूंकि हमने दूसरा बात हम ये भी समझ सकते हैं कि चूंकि मैंने जो साइड वर्ड है एक नाउन है उसके साथ हमने रॉन्ग एडजेक्टिव लिख के उसको डिफाइन कर दिया है, तो एक डिफाइन ऐसे भी हो गया। ठीक, और एग्जाम्पल लिखते हैं। मैंने लिखा कि माय फ्रेंड इज थर्ड क्रिकेटर who has who has scored 2000 runs। क्या लिखा मैंने कि माय फ्रेंड इज थर्ड क्रिकेटर हु हैज स्कोर्ड 2000 रन्स। ठीक, तो ये जो मैंने वर्ड लिखा है थर्ड, क्या लिखा है थर्ड, तो ये जो थर्ड है ये एक ऑर्डिनल है। ये क्या करता है, ये फिक्स पोजीशन, ये फिक्स पॉइंट को रेफर करता है। थर्ड मतलब किसी पार्टिकुलर थर्ड पोजीशन हो, ऐसा थोड़ी कोई भी पोजीशन थर्ड पोजीशन हो जाएगा। जैसे जैसे मान लो यहाँ एक रो है, इसमें बहुत सारे आदमी हैं। मैंने कहा मान लो यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। मैंने कहा सी इज थर्ड लेटर ऑफ द अल्फाबेट सीरीज। तो यहाँ इसमें क्या गया, थर्ड पे गया। तो थर्ड कोई पार्टिकुलर लेटर ही है, मतलब ये जो ऑर्डिनल होते हैं ये किसी फिक्स पॉइंट या फिक्स पोजीशन को बताते हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर किसी नाउन के साथ मैंने ऑर्डिनल यूज कर दिया है तो ऑर्डिनल क्या करता है, किसी फिक्स पॉइंट या किसी फिक्स पोजीशन को बताता है। तो अगर मैंने किसी नाउन के साथ
ऑर्डिनल यूज कर दिया है, तो मतलब जिस नाउन के भी साथ मैंने उस ऑर्डिनल को यूज किया है वो नाउन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो ये हमको दिमाग में रखना है। अगर मैंने किसी नाउन के साथ ऑर्डिनल यूज किया है तो वो नाउन डिफाइन हो जाता है। अब वो नाउन डिफाइन हो चुका है तो उसके साथ हम द आर्टिकल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द आर्टिकल लिखेंगे। ही इज द थर्ड क्रिकेटर हु हैज स्कोर्ड 2000 रन्स। जैसे फर्स्ट है, सेकेंड है, लास्ट है, ये सब क्या है, ऑर्डिनल्स, जिससे हमें पता चलता है कि किसी हम फिक्स पॉइंट या किसी फिक्स पोजीशन की बात करें। जैसे हम बोले आई इज द नाइन्थ लेटर, आई इज द नाइन्थ लेटर ऑफ द अल्फाबेट सीरीज, या फिर ऐसा बोले व्हाट इज द नाइन्थ लेटर ऑफ द अल्फाबेट सीरीज। तो अगर मैं ये बोलूं, आप क्या कौन सा लेटर बोलोगे, आई ही बोलोगे या फिर कोई और लेटर बोल दोगे, कुछ नहीं बोलोगे। हम बोले व्हाट इज द एट्थ लेटर ऑफ द अल्फाबेट सीरीज, क्या बोलोगे, एच, कोई दूसरा लेटर नहीं बोलेगा। मतलब जैसे मैंने एक ऑर्डिनल यूज किया, एट्थ, टेंथ, 11th, टी एच ये सब क्या है, ऑर्डिनल है। एक किसी फिक्स पोजीशन को बता रहे हैं। जिस नाउन के भी साथ ऑर्डिनल यूज होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिफाइन हो जाएंगे। आप उसके साथ क्या यूज करोगे, द आर्टिकल। ठीक, तो ये मैंने समझ लिया कि अगर हम किसी नाउन के साथ ऑर्डिनल यूज करते हैं तो वो नाउन डिफाइन हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या करते हैं, रेफर, फिक्स पॉइंट और पोजीशन। ये फिक्स पॉइंट या फिक्स पोजीशन रेफर करते हैं। दूसरा, इफ वी यूज इफ वी यूज ऑर्डिनल विथ एनी नाउन that noun already defined, तो वो already define हो जाता है। So use the article, so use article the with such noun। तो इस प्रकार के नाउन के साथ आपको क्या यूज करना है, सच नाउन्स। तो इस प्रकार के नाउन के साथ हमको क्या यूज करना है, द आर्टिकल यूज करना, जैसे मैंने यहाँ यूज किया है। ठीक, तो इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गए हमारे फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कुछ भी, ये सब क्या है, ऑर्डिनल्स हैं। ठीक, ये हमने समझ लिया। और हमारे कुछ और भी वर्ड्स हैं, और हमारे कुछ और भी वर्ड्स हैं। जैसे जो वर्ड्स, जैसे अभी तुरंत मैंने देखा था कि अगर ये वर्ड, कौन से वर्ड, जैसे हो गया वेरी, सेम, नेक्स्ट, लास्ट, फॉलोइंग, प्रीवियस, रॉन्ग, राइट, करेक्ट, ये सब कुछ वर्ड हैं। अगर हम इनको यूज कर रहे हैं किसी नाउन के साथ तो वो नाउन जो है डिफाइन हो जाता है, वो नाउन जो है डिफाइन हो जाता है। ठीक, रॉन्ग मैंने लिखा। तो इफ वी यूज सच वर्ड्स बिफोर any noun that becomes
any noun, then that noun is already defined. वो नाउन क्या हो जाता है, ऑलरेडी डिफाइंड हो जाते हैं, तो उसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज करना है, द आर्टिकल यूज करना है. जैसे हमने देखा था ही इज द सेम पर्सन, तो इस हिसाब से हमें ध्यान रखना है. ठीक, तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं और आगे और भी समझने की कोशिश करते हैं. ठीक, तो कुछ सेंटेंसेस हमने उसी कॉन्सेप्ट पे लिखा है कि अगर मैंने किसी वर्ड के, कोई नाउन के पहले राइट वर्ड, रॉन्ग वर्ड, फॉलोइंग वर्ड, प्रीवियस वर्ड, नेक्स्ट वर्ड लिखा है, तो वो नाउन क्या हो जाते हैं, डिफाइन हो जाते हैं. और उस नाउन के पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, द आर्टिकल लिखना पड़ता है. मैंने लिखा कि दिस इज द राइट आंसर. क्या लिखा मैंने, दिस इज द राइट आंसर, यह सही उत्तर है. तो मैंने राइट लिखा, किसके पहले, आंसर नाउन के पहले, तो वो नाउन क्या हो गया, डिफाइन हो गया. तो उसके साथ हमको क्या लिखना पड़ेगा, द आर्टिकल लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने लिख दिया. ठीक, द वेरी फर्स्ट डे. तो फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल है. फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल है. वेरी क्या है, मैंने वेरी लिखा है सबसे पहला दिन, यानी इम्फेसिस करने के लिए हम क्या बोलते हैं, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज, तो सबसे पहला दिन. तो फर्स्ट लिखा है जो कि ऑर्डिनल है. जैसे ही ऑर्डिनल इसके साथ में लिखा डे, नाउन के साथ, ये डे क्या हो गया, डिफाइन हो गया. तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, द आर्टिकल लिखना पड़ेगा. दिस इज द वेरी मैन, दिस इज द वेरी मैन आई एम लुकिंग फॉर. दिस इज द वेरी मैन. तो यहाँ वेरी का मीनिंग क्या निकल रहा है, यहाँ वेरी का मीनिंग निकल रहा है दिस इज द सेम मैन आई एम लुकिंग फॉर. यह वही आदमी है जिसकी मैं तलाश में था. ठीक, तो यहाँ वेरी लिखा है इसलिए मैंने द लिखा. द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे मतलब अगला दिन, मतलब फॉलोइंग डे. ठीक, जो फॉलोइंग लिखा था ये डे डिफाइन हो गया. नेक्स्ट डे, द फर्स्ट पर्सन, ये ऑर्डिनल है. नेक्स्ट, ये सब वर्ड लिखने से क्या हो जाता है, डिफाइंड हो जाता है. ठीक, मिटा रहे हैं. जैसे कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं. जैसे हम लिख सकते हैं द प्रीवियस डे, या फिर हम लिख सकते हैं द करेक्ट आंसर, या हम लिख सकते हैं द रॉन्ग आंसर, या हम लिख सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं, द राइट पर्सन. कौन सा पर्सन, द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, द राइट पर्सन फॉर द जॉब. क्या लिख सकते हैं, द सेम मूवी, वही मूवी. तो फिर से वही बात, अगर हम द लिख पा रहे हैं, दो नहीं सेम लिख पा रहे हैं, सेम मूवी मतलब जिस मूवी की भी हम बात कर रहे हैं उस मूवी से हम पहले से ही भली भांति परिचित है, हमें पहले से पता है वह कौन सी मूवी है, इसलिए हम द सेम लिख पा रहे हैं. तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो जिसके साथ हम द आर्टिकल लिखेंगे जब ये सब वर्ड फर्स्ट, नेक्स्ट, सम, वेरी, राइट, रॉन्ग, ये सब वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं किसी भी नाउन के साथ, तो उसके साथ हम ये सब द आर्टिकल लिखते हैं. तो कुछ और एग्जाम्पल कुछ नए कंसेप्ट के साथ, जैसे मैं लिखा कि आई यूजुअली go for
walk. I usually go for a walk in the morning. इन मॉर्निंग पहले लिख देता हूँ, अब सही लिखा जाता है। The man was looking at the boat in a sea. In a sea. तो चलिए यहाँ कुछ कंसेप्ट समझते हैं। ऊपर का एग्जाम्पल मिटा रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि आई यूजुअली गो फॉर अ वॉक इन मॉर्निंग। अब मान लो कोई आदमी है, वो सुबह सुबह टहलने जाता है। अब वो बोल रहा है कि मैं सुबह सुबह टहलने जाता हूँ। तो ये जो मॉर्निंग वर्ड है, मेरा फोकस इस पे है। तो पहले फोकस ये है कि क्या इसके साथ आर्टिकल यूज होगा या नहीं होगा। तो ये जो मॉर्निंग है, ये काउंटेबल होता है या नहीं होता। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, ऐसे क्या है, काउंटेबल है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ये भी काउंट। 10 डेज पास्ट, तो मतलब डे काउंटेबल है, वीक काउंटेबल है, तो मॉर्निंग भी काउंटेबल है। तो फर्स्ट डे ऑफ द मॉर्निंग, सेकेंड डे ऑफ द मॉर्निंग, तो पहला मॉर्निंग, दूसरा मॉर्निंग, तो जो मॉर्निंग वर्ड है वो काउंटेबल है, ये हमको पता चल गया। तो ये जो मॉर्निंग वर्ड है वो काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है और ये नाउन है तो बिना आर्टिकल के नहीं लिखा जा सकता है। अब हमें ये पता चल गया कि ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल तो है, तो अब इसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज होगा, एन आर्टिकल यूज होगा या द आर्टिकल यूज होगा। अब मैं किसी आदमी से ये बता रहा हूँ कि मैं सुबह टहलने जाता हूँ, तो क्या दिन में 2-4 सुबह होता है? क्या हमको डिफाइन करना पड़ेगा सुबह को? पहले सुबह, पहले, जैसे मैंने कहा, अगर किसी पर्सन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो इंडेफिनिट होता है। बट ये जो मॉर्निंग है, हमारा दिन का एक ही इवेंट होता है। तो अगर मैं किसी से बोलूँ कि मैं सुबह टहलने जाता, तो सबको पता है कि जो दिन का इनिशियल फेज होता है, जैसे ही रात से सुबह होने वाला, तो जो इनिशियल टाइम होता है 1-2 आवर का, उसी को हम मॉर्निंग बोलते हैं। अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैं सुबह टहलने जाता, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मैं किस समय टहलने जा रहा हूँ, किस समय। ये जो मॉर्निंग है वो डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि दिन में 2-4 सुबह होता है, सुबह एक ही होता है, तो मतलब ये डिफाइंड हो गया। अब चूंकि ये डिफाइंड हो गया, तो इसके साथ हम क्या आर्टिकल लिखेंगे, द आर्टिकल लिखेंगे। तो उसी प्रकार मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, ये सब क्या है, इवेंट ऑफ डे है। जो ड्यूरेशन है, इतना ड्यूरेशन को नून बोलते हैं, इतना ड्यूरेशन को इवनिंग बोलते हैं, इतना ड्यूरेशन को नाइट बोलते हैं। अगर हम किसी को बोले कि नाइट, तो समझ जाएगा कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये सब डिफाइंड होते हैं। इन सब वर्ड के पहले हमें द आर्टिकल लिखना है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द मैन वॉज लुकिंग एट द बोट इन अ सी। अब मान लो कि सी है, अब सी के सामने यानी कि समुद्र है, उस समुद्र के सामने कोई आदमी खड़ा है। अब समुद्र में एक बोट तो होता नहीं है, ठीक है, समुद्र में तो बहुत सारे बोट होते हैं। अब वो मैं गया, मैं भी सी पे हूँ, मैंने देखा कि कोई आदमी जो है सी में किसी बोट को देख रहा हो। अभी हमें नहीं पता है कि वह किस बोट को देख रहा है। तो अगर मुझे नहीं पता है कि वह किस बोट को देख रहा है, तो मैं कैसे क्या लिखूंगा, ए आर्टिकल। चूंकि जो समुद्र है उसमें एक बोट तो नहीं होता है, तो अभी ज्यादा क्लियर नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, ही इज लुकिंग एट अ बोट। चूंकि बहुत सारे बोट में, समुद्र में बहुत सारे बोट में, वो किसी एक बोट को देख रहा होगा। बहुत सारी बोट में से किसी एक बोट को देख रहा होगा, यह क्या हो जाएगा, आर्टिकल। अब बहुत सारे बोट को कहाँ देख रहा है, वो समुद्र में देख रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस
आर्टिकल मैंने लिखा है, तो आर्टिकल मतलब ये हो गया कि वो खड़ा है और उसके सामने बहुत सारे समुद्र हैं और बहुत सारे समुद्र में से किसी एक समुद्र में किसी एक बोट को देख रहा है। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कि द मैन was looking at a window of a house तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई आदमी है, उसके सामने बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, और तो हर एक बिल्डिंग में क्या होता है? एक अपार्टमेंट होता है। तो बहुत सारे बिल्डिंग में है, तो बहुत सारे बिल्डिंग है, तो बहुत सारे हाउस भी है। तो उसके सामने बहुत सारे बिल्डिंग है, तो एक साथ हमारे सामने, आप किसी शहर में गए तो आप देखते हो बहुत सारे बिल्डिंग एक साथ आपके सामने हो सकते हैं। दैट इज प्रैक्टिकल, दैट इज पॉसिबल। और उस बहुत सारे बिल्डिंग में बहुत सारे हाउस हैं, तो मतलब एक साथ आपके सामने बहुत सारे हाउस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उस बहुत सारे हाउस में से आप किसी एक हाउस के किसी एक विंडो को देख रहे हो। तो ही इज लुकिंग एट अ विंडो, तो किसी एक विंडो, चूंकि विंडो तो बहुत सारे, बहुत बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में बहुत सारे घर हैं। उसमें हर एक घर में कितने 2-4 विंडो हैं, तो बहुत सारे विंडो में से वो किसी एक विंडो को देख रहा है। वो हमें नहीं पता है। मैंने क्या लिखा? अ विंडो, किसी विंडो को देख रहा है। अब ऑफ अ हाउस, अब किसी एक हाउस का, बहुत सारे बिल्डिंग है, उसमें किस हाउस को देख रहा है, ऐसे करके देख रहा है। अब हमें नहीं पता इसको देख रहा है कि इसको देख रहा है, हमें थोड़ी पता। वो किसी एक पार्टिकुलर को देख रहा होगा, बट हमें नहीं पता। मैंने देखा है कि वो किसी एक बिल्डिंग को देख रहा है, हमें नहीं पता है वो किसको देख रहा है। मैंने लिखा अ हाउस, क्योंकि उसके सामने एक साथ नंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि उसके साइज छोटे हैं। बट क्या समुद्र, उसके सामने नंबर्स ऑफ समुद्र प्रेजेंट हो सकता है? सोचो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो समुद्र का साइज है वो ह्यूज है, बहुत बड़ा है। और अगर हम आदमी से कंपेयर करें, उसके सामने तो और भी बड़ा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उस आदमी के सामने एक ही बार में बहुत सारे समुद्र प्रेजेंट हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। तो जिस समुद्र के भी सामने खड़ा होगा वो ऑलरेडी डिफाइंड है, क्योंकि उसका साइज ही बहुत बड़ा। भले उसको नहीं पता होगा कि वो किस समुद्र के सामने है, बट समुद्र क्या हो गया? डिफाइन हो जाएगा। ठीक, आपको नहीं पता है नाम, वो अलग बात है, बट द सी लिखेंगे तो इसका मतलब हो कि आप जिस भी समुद्र के सामने खड़ा हो, भले आपको उसका नाम नहीं पता है, बट वो डिफाइंड है। ठीक, क्या लिखना पड़ेगा हमें? द। तो जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, नाइट है, उसी प्रकार स्काई है, सी है, वर्ल्ड है। तो ये सब जो वर्ड है ये ऑलरेडी डिफाइन होते हैं बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज साइज। हमको इसे अलग से डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं। तो अगर हम ये सब वर्ड लिखे हैं अपने सेंटेंस में, तो उसके साथ हमें द आर्टिकल लिखना पड़ेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।